सो ये वर्क पावर एनर्जी का पार्ट 3 है और इसके पहले 2 पार्ट में हमने मोस्टली डिस्कस किया था वर्क और फोर्स के बीच के एक रिलेशन को, जिसमें मैंने बताया था कि अगर फोर्स आपका कांस्टेंट लग रहा हो तो उस समय जो फॉर्मूला यूज होता है वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अगर फोर्स वेरिएबल हो, वेरी कर रहा हो, तो उस केस में जो फॉर्मुलेशन हुआ था डब्ल्यू का यानी कि वर्क का, वो था आपका एफ एस एफ इंटीग्रल ऑफ एफ डी एस, या फिर डी एस कहिए या डी एक्स कहिए, मतलब दोनों एक ही बात है, इंटीग्रल ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये बात थी। उसके बाद ढेर सारे न्यूमेरिकल थे बाकी के 2 पार्ट में, आप देखे होंगे तो आपको आई थिंक क्लियर तो हो गया होगा कि कैसे डील करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ फोर्स को लेके 2 बातें और आई थी, सॉरी वर्क को लेके 2 बातें और आई थी। और वो बात थी क्या चीज़ कि वर्क जो है वो डिफाइन होता है किससे? एक तो आपका कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स, और दूसरा था आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो आपको पता चलता है कि कंजर्वेटिव फोर्स जो है जिसमें कि बॉडी पे लगने, जो बॉडी पे टोटल वर्क डन होता है वो अ, मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो केवल डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, ठीक है ना। आप अगर आपको याद हो पिछले वाले न्यूमेरिकल्स में या प्रीवियस एग्जांपल्स में, तो उसमें आपने कई एग्जांपल देखे थे जिससे आपको कंजर्वेटिव फोर्स का फंडा समझ में आ गया था। और दूसरा चीज आया था आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स में एक तो एग्जांपल निकल के आया था, जैसे कि वो आपका ग्रेविटेशन फोर्स जो था आपका एम जी, ठीक है ना। तो एम जी बिल्कुल क्लियरली दिख रहा था कि वो एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स था। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एक एग्जांपल निकल के आया था जिसमें कि आपका फ्रैक्शन फोर्स था। और इन सारी बातों से एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई थी कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, अगर वो जीरो भी है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अकॉर्डिंग, कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो भी है तो भी कई केसेस हमको ऐसे मिलते हैं कि वर्क डन जीरो नहीं होता। और कंजर्वेटिव फोर्स में अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन आपका जीरो होता है। अगर आपने इस चीज़ को ध्यान से नहीं देखा है तो वर्क पावर एनर्जी का पार्ट 2 देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। खैर, तो अच्छा, उसके बाद हमने एक रिलेशन भी जाना था कि वर्क और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन होता है। क्योंकि बॉडी में एनर्जी 2 टाइप की है, एक तो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके बिहाफ पे हमने वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश किया था और ये प्रूफ किया था कि अगर वेरिएबल फोर्स है, ठीक है, तो वेरिएबल फोर्स जो है वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक रिलेशन आपको देता है जिसकी वैल्यू होती है W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये सारी बातें हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस की हैं। आप चाहें तो पार्ट 2 इसका देख सकते हैं, ठीक है। इस पार्ट में, पार्ट 3 में हम लोग चूंकि दूसरा पार्ट रह गया था कि वर्क और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या होता है, और दूसरी चीज हम पढ़ेंगे कि इसको पढ़ने के बाद हम एक और चीज पढ़ेंगे, वो है आपका पावर, क्योंकि पावर भी वर्क का ही एक टर्म होता है। तो इन दोनों चीजों को हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, इसी पार्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वर्क और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। और उससे भी पहले ये बताने से पहले कि भाई एक चीज जानिए कि पोटेंशियल एनर्जी का नॉर्मली आपको कहीं फॉर्मूला नहीं मिलता है, ठीक है, कहीं सॉरी डिफाइन नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब कि कभी भी आपको बुक में पोटेंशियल एनर्जी के नाम से कोई डिफिनीशन नहीं मिलती होगी, ठीक है ना। हमेशा जो डिफिनीशन मिलती है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में मिलती है, और कहीं किसी बुक में कहीं भी मेंशन नहीं है, ना यूट्यूब पे समझ में आएगा आपको ना कहीं और। तो कैसे डिजाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को और कैसे उसको वर्क से रिलेट करते हैं, आइए हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम जब भी पढ़ेंगे एक चीज तो याद रखिएगा, जब भी हम पढ़ेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ही डिस्कस करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, अगर आपको वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी, देखिए वर्क, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी केवल और केवल ऐसे फोर्स के लिए होती है जो कि कंजर्वेटिव होते हैं। अगर किसी बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्स लगा है तो ही उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अवेलेबल होगी, ये बात याद रखिएगा। तो ये कहता है कि जो वर्क होता है वो एक्चुअली में, देखिए जो किसी बॉडी पे, देखिए अब चूंकि फोर्स जो होता है वो एफ एस कॉस थीटा होता है, या कह सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ एफ डी एस या डी एक्स होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम मुझे इस चीज को पोटेंशियल एनर्जी के साथ रखना है तो ये फॉर्मूला कहता है कि देखिए अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो वर्क भी आपका कंजर्वेटिव होगा। बात समझ में आई रही होगी आपको। तो वर्क और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का जो रिलेशन वो ये कहता है कि किसी बॉडी पे, किसी बॉडी में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है,
किसी बॉडी में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, पता ही है। तो किसी बॉडी में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक्चुअली में नेगेटिव वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव वर्क डन के बराबर होता है। तो मैं कह सकता हूं कि किसी बॉडी में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो निगेटिव कंजर्वेटिव वर्क डन के बराबर होती है। लेकिन कैसे होती है, तो जरा इसको हम समझते हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है और सभी लोग उसी को अप्लाई करते हैं, तो आप इसको बहुत सिंपली समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये है हमारा अर्थ, ठीक है। मान लीजिए कि ये मेरा अर्थ है और ऑब्वियसली बात है ये अर्थ का सरफेस है, तो और मान लीजिए कि बॉडी यहाँ है, बॉडी का जो मास है, लेट्स सपोज कि इस बॉडी का मास m है। तो चूंकि अर्थ है तो और ये चूंकि अभी सरफेस पे है, तो हम कहेंगे कि सरफेस पे है तो हाइट तो है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है इस समय इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा जीरो होगा। खैर अच्छा है, पहली बात तो ये कि इस बॉडी पे हमेशा एक mg परमानेंटली अप्लाई रहेगा, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि बॉडी को मैं कुछ हाइट तक ले गया, लेट सपोज कि इस बॉडी को मैं ले गया इस हाइट तक, ठीक है ना। से सपोज कि यहाँ से सरफेस के बीच का जो हाइट है लेट से h1 है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक जाने पे, h1 हाइट तक जाने पे। तो ऑब्वियस सी बात है आप ये कहेंगे कि जो u वैल्यू होगा, मान लीजिए h1 हाइट है तो u1 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका भाई, आप जानते हो कि वो होता है आपका mgh होता है और हाइट आपका h1 है तो h1 हाइट हो जाएगा, ठीक है। ओके नाउ ये हो गया आपका। देखिए अब यानी कि ये बॉडी यहां से यहां पे चली आई, चलिए यहां पे आ गई। अच्छा मान लीजिए कि मैं ये निकालना चाहूं कि एक और स्टेज ले लेता हूं मैं, लाइक दिस वन, यहां पे थोड़ा और हाइट, ठीक है, ये हाइट। और ये मान लेता हूं कि अर्थ से उस हाइट, वो जो हाइट है वो आपका लेट सपोज h2 है। तो आप मुझे बताइए कि यहां से बॉडी अगर यहां पे जा रही है तब कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो ऑब्वियस सी बात है आप कहेंगे कि लेट से h2, तो ये हो जाएगा आपका mgh2। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा आप जरा देखिए, तो जब बॉडी यहां पे थी तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे गई तो इतनी एनर्जी। अच्छा यहां यानी कि इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना, कितनी है, mgh1 है। अब यहां से जब और ऊपर गई तो उस समय इतनी एनर्जी है। तो एक बार बताइए कि यहां से यहां तक, देखिए इस पॉइंट पे u1 पोटेंशियल एनर्जी है, इस पॉइंट पे आपका u2 पोटेंशियल एनर्जी है। तो आप मुझे बताइए यहां भी पोटेंशियल एनर्जी है, यहां भी पोटेंशियल एनर्जी है, और पहली बात तो ये बताइए कि किस में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हुई, किस पॉइंट पे। तो ऑब्वियस सी बात है हायर पॉइंट पे ज़्यादा हुई क्योंकि हाइट ज़्यादा है, और लोअर पॉइंट पे कम होगी। तो एक बार बताइए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच कितना पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आया। तो आप कैसे निकाल सकते हो कि भाई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, ज़्यादा वाले में से हम कम वाला माइनस कर दें, कितना हो जाएगा ये आपका, देखिए। तो u2 की वैल्यू है आपकी mgh2 माइनस u1 की वैल्यू कितना है आपका mgh1। सिंपली हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका चेंज इन पोटेंशियल विच इज इक्वल टू mgh2 माइनस h1। समझ में आई बात। और अगर आप देखिए तो h2 माइनस h1 क्या है, यही तो डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस जो है आपका h2 माइनस h1 के बराबर है। क्यों भाई, बात समझ में आए? अच्छा एक चीज, दूसरी बात, ये तो एक बात हो गई। खैर चलिए यहां पे हम चीजों को स्टॉप करते हैं, रुकिए। एक बात बताइए कि इस बॉडी पर, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, इस बॉडी पर एक फोर्स लग रहा है mg नीचे की तरफ, और बॉडी डिस्प्लेस हो रही है ऊपर की तरफ। तो मुझे सिर्फ इतना बताइए कि इस बॉडी को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है, ठीक है ना। देखिए ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, इसमें वर्क भी हो रहा है। क्लियर है चीज। और प्रीवियस पार्ट में ही हमने ये डिस्कस किया था कि जो ये प्रूव भी किया था कि जो ग्रेविटेशन फोर्स की जो mg फोर्स होता है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। तो यहां भी कौन सा फोर्स लग रहा है आपका mg, यानी कि इस पे जो वर्क डन हो रहा होगा एक्चुअली में वो कंजर्वेटिव वर्क डन होगा। बात समझिएगा। नाउ इस केस में अगर आप फोर्स वर्क डन की वैल्यू निकालना चाहिए तो कितना मिल जाएगा आपको, देखिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है भाई। अच्छा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला कि ये वाला, सोचिए जरा ध्यान से। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो जो फोर्स इस पे लग रहा है वो कांस्टेंट है, mg है, परमानेंट लग रहा है उतना ही, यानी कि फोर्स कांस्टेंट है। तो फोर्स कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो सिंपली यूज करते हैं एफ एस
कॉस थीटा। नाउ वैल्यू पुट कीजिए, तो एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, mg है। एस कितना है, तो एस देखिए क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, और वो डिस्प्लेसमेंट है कितना, h2 माइनस h1 के बराबर। तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, h2 माइनस h1। ओके ना, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, तो देखिए mg नीचे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर घूम रहा है, तो एंगल कितना बन रहा होगा आपका 180 डिग्री। सो थीटा विल बिकम कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू होती है आपकी -1। तो आप कह सकते हो कि माइनस mgh, और देखिए ये कितना आ जाएगा आपका -mg, और अभी अभी देखिए यहां भी आपको क्या मिल जाएगा, h2 माइनस h1, और ये मिल जाएगा आपको वर्क डन। और अगर आप ध्यान से देखिए तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है आपस में सेम है, बस अंतर क्या है कि इसके साथ माइनस साइन लगा हुआ है। आप समझ सकते हैं इसका मतलब, इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं, अगर इस माइनस साइन को हटाइए तो ये हट के इधर चला जाएगा, बात समझ रहा है। तो देखिए अगर ध्यान से, तो लेफ्ट हैंड साइड mgh h2 माइनस h1 और mgh h2 माइनस h1 दोनों इक्वल होंगे, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड जो होंगे आपस में भी इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं यहां से कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में निगेटिव कंजर्वेटिव फोर्स की बराबर होती है। तो ये एक्चुअल मीनिंग होती है कंजर्वेटिव क्या नाम है, कंजर्वेटिव वर्क डन की, या हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की। बात आपको समझ में आ रही होगी आई होप, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम और इलेबोरेट करें तो हम यहां से देखिए यहां से मैं इसको मिटाता हूं लिटिल बिट। अगर आप इसको थोड़ा सा और डिजाइन करिए तो आप ये पाएंगे कि देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है जो कि नेगेटिव वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर ये चीज आपकी मतलब जो चेंज है वो बहुत छोटा होने लगे, बात समझिएगा, अगर ये चेंज जो है बहुत छोटा होने लगे तो ऑब्वियस सी बात है ये डेल्टा यू चेंज हो जाएगा किसमें, आपका डी यू में, बस मेरे। और अगर यू छोटा होगा जैसे जैसे, वैसे वैसे ये भी तो छोटा होगा, समझिएगा इस चीज को। तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे यू की वैल्यू छोटी होती जाएगी उसी के रिस्पेक्ट में जो चेंज इन वर्क डन है वो भी बहुत छोटा हो जाएगा विथ नेगेटिव साइन, बात में आ रहा है। क्योंकि ये सारी बातें मैं किसके लिए कह रहा हूं, तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए था ये सारा कहानी। तो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से आपको कंजर्वेटिव वर्क डन भी मिलेगा, और चूंकि वो फॉर्मूला आपके सामने इसलिए आया है क्योंकि जो यू की वैल्यू है बहुत छोटी होती चली, मतलब बिल्कुल लगभग जीरो के बराबर होती जा रही है, जीरो को टेंड कर रही है, ठीक है। नाउ अगर मैं यहां से थोड़ी सी वैल्यू प्लेस करूं तो हम ये कह सकते हैं कि व्हाट विल यू गेट। सो अगर आप इसकी पूरी वैल्यू निकालना चाहिए तो आप क्या पा जाएंगे, यहां से इंटीग्रेट कर दीजिए सीधे सीधे, और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, तो देखिए W कैसे मिला है आपको, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वैसे, तो U की आप इनिशियल वैल्यू प्लेस करिए और U की आप फाइनल वैल्यू प्लेस करिए, तो जो आपको मिलेगा यही आपका वैल्यू हो जाएगा। तो यहां से आप ये भी कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ U इनिशियल U फाइनल, अच्छा इनिशियल फाइनल मतलब क्या कि ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये आपका जहां जहां लास्टली पहुंचा वो आपका फाइनल पॉइंट हो गया। तो U इनिशियल माइनस U फाइनल du विच इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, देखिए ये माइनस तो पहली बार हो जाएगा, और जानते हैं आप कि पता नहीं जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं, लेकिन आप W को क्या लिख सकते हैं, एफ डी एक्स, याद आ रहा है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि एफ इंटू डी एस कहिए या डी एक्स कहिए, जो आपकी इच्छा हो। तो ये आपका इंटीग्रल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा, समझ आ रहा है। तो यहां तक की बात तो अब क्लियर हो गई। नाउ अब हम इसके बाद जो बात करेंगे वो है आपका पावर के बारे में। क्यों, क्योंकि पावर भी जो है वो वर्क से बहुत इंटरलिंक्ड होता है। तो आइए हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इसके आगे। तो सबसे पहली बात तो हम करेंगे पावर क्या होता है भाई। तो पावर आप लोगों ने बहुत बार उसका डिफिनीशन भी पढ़ा होगा, जानते भी होंगे, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क जो होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यही क्या रिप्रेजेंट करता है आपका पावर, ठीक है। यही चीज रिप्रेजेंट करता है पावर को आप, लेकिन रेट किस सेंस में निकाला जाए, तो रेट निकाला जाएगा यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आप कह सकते हो कि पावर इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग वर्क, क्लियर है। और चूंकि यहाँ पे सारी चीजें बड़ी वैल्यू हैं तो आपने भी जो पावर निकाला वो एक्चुअली में एवरेज पावर होगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई बहुत बड़ा वो है नहीं। अगर टाइम बहुत छोटा हो तो ऑब्वियस सी बात है,
अगर टाइम बहुत छोटा हो तो सो यू विल गेट डेल्टा डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी, जानते ही हैं आप लोग। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि W जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहाँ से मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो पावर है वो एक्चुअली में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन चेंज इन टाइम के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम मुझे अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं, अच्छा यहाँ से अगर देखिए तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर टाइम बहुत 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 कम होता चला जाए, टाइम टेंडिंग टू जीरो हो, तो उस केस में सारी चीज़ें किस में कन्वर्ट हो जाएंगी देखिए। तो अगर टाइम डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो हो तो आपको क्या मिल जाएगा, सारे का सारा डिफरेंशिएटिव पार्ट में मिल जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, सो यू विल गेट P इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। ओके, कोई समस्या नहीं है। और अगर आपको पिछला वाला पोर्शन अभी भी याद हो तो बार बार मैं W को लिख रहा था क्या चीज़, एफ डी एक्स। सो यहाँ से मैं इसको कह सकता हूँ पावर इज इक्वल टू एफ डी एक्स, या डी एस कहिए, जो भी कह लीजिए आप, डी एस अपॉन डी टी हो जाएगा। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सिंपल सी बात भाई। स्मॉल वर्क डन तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। बस मैंने स्मॉल ही लिखा है तो ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही, और कुछ है नहीं। चूंकि ये W स्मॉल है तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल ही होगा। ओके, नाउ यहाँ से थोड़ा सा और डिफाइन कर सकते हैं आप। तो पावर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा देखिए, फोर्स इंटू डी एस अपॉन डी टी लिख सकते हैं। और डी एस क्या है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ही तो है। तो देखिए, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देता है आपको, वेलोसिटी देता है। तो ऑब्वियस सी बात हम ये भी कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई आपका, फोर्स इंटू वेलोसिटी। कोई समस्या ही नहीं है। चूंकि डॉट चल रहा था, देखिए अभी तक डॉट ही प्रोडक्ट चल रहा है, और चूंकि आप जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनके बीच का प्रोडक्ट जो होगा वो डॉट ही प्रोडक्ट होगा, क्योंकि पावर जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और अगर डॉट प्रोडक्ट है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भाई, तो आप जानते हैं कि अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो वो हो जाएगा आपका एफ वी कॉस थीटा। बात समझा ना। तो ये आपका फॉर्मुलेशन है। कहीं डाउट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात है। पावर, तो ये तो था पावर। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, आई थिंक आप ज़्यादा अच्छे से क्लियरिफाई कर पाएंगे। तो देखिए एक न्यूमेरिकल है, कह रहा है इफ द मास ऑफ 2 किलोग्राम, सॉरी, इफ द मोमेंटम ऑफ 2 किलोग्राम बॉडी इज 5 यूनिट, सुनिएगा, एंड इट्स मूव ऑन अ इंक्लाइंड सरफेस एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इंक्लाइंड सरफेस है, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ लेकिन फिर भी बस आपको समझा दे रहा हूँ। कह रहा है कि एक इंक्लाइंड सरफेस है जिसका एंगल जो है वो 60 डिग्री है, और उस पर एक ऊपर बॉडी रखी हुई है जिसका मास जो है वो 2 किलोग्राम है। और बॉडी का जो, देखिए जो मास है वो 2 किलोग्राम है, और बॉडी का जो मोमेंटम है, मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पता ही है, ठीक है। मोमेंटम जो है वो क्या कह रहा है आपका, कितना है, 5 है, ठीक है, 5 यूनिट है। चलिए भाई, तो कह रहा है कि बताइए कि इसको ऊपर से नीचे, मतलब ये डिस्टेंस यानी 2 मीटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। कह रहा है कि 2 मीटर का डिस्टेंस जब कवर करेगा तो कितना पावर होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका भाई फोर्स, पावर निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिंपल सी बात, पावर के लिए है एफ इंटू वी कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम एफ निकालें, तो देखिए इस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, सिंपल सी बात समझ सकते हैं आप लोग। इस पे एक ही फोर्स लग रहा होगा और वो है आपका एम जी फोर्स, ठीक है। चूंकि ग्रेविटेशन की वजह से पावर पूछा है तो एम जी ही बात करेंगे, फ्रैक्शन की तो बात करेंगे नहीं। अच्छा, कौन से डायरेक्शन में लेंगे, तो जिस तरह इंक्लाइंड हो रहा है तो इसके हम क्या करना है, सबसे पहले तो दो कंपोनेंट ले लें। इधर वाला कंपोनेंट कितना बन जाएगा भाई, देखिए इधर वाला कंपोनेंट कितना बन जाएगा भाई, तो सिंपल सा गणित आप लगा सकते हैं, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो जिधर 90 माइनस थीटा होगा उधर वाला टर्म क्या कहला जाएगा आपका, साइन थीटा हो जाएगा। इधर वाला टर्म क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका एम जी साइन थीटा। समझ आ रही बात, ओके। तो ये तो निकल गया फोर्स। नाउ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी, तो वेलोसिटी के लिए आपको मोमेंटम दिया हुआ है, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास है 2 किलोग्राम, मोमेंटम है 5 किलोग्राम, सॉरी 5 यूनिट, तो 5/2 विच इज इक्वल टू वी, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं कि 2.5 होगा आपका। बस वैल्यू प्लेस कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा एम जी साइन थीटा, एफ की वैल्यू, सो हो जाएगा आपका एम जी साइन थीटा
इंटू वी कितना है आपका 2.5, या इसको आप 5/2 ही कह लीजिए, ठीक है, इंटू, और चूंकि दोनों के डायरेक्शन नहीं निकालिए तो कॉस थीटा यहाँ कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो कॉस थीटा 0 की वैल्यू 1 ही होती है, तो रहने देते हैं, ठीक है। सो जस्ट प्लेस करिए वैल्यू, तो एम कितना है आपका 2 किलोग्राम, सो यू विल गेट 2, जी की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, साइन थीटा विल बी 60 डिग्री, 60 डिग्री कितना होता है आपका पता नहीं, तो मैं साइन 60 डिग्री ही लिख देता हूँ इंटू 5/2, बस इसी को निकाल ले जाइए, यही आपका वैल्यू मिल जाएगा। समझ रही बात, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं बात करता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि, क्वेश्चन ये, फाइंड द वर्क डन ऑफ अ मूविंग बॉडी विच मूव इन अ सर्कुलर पाथ विथ वी वेलोसिटी। देखिए तो ये एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, तो आंसर तो 0 आएगा, क्यों, क्योंकि देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा ऐसे होता है, और किस फोर्स की वजह से मूव करता है सर्कुलर पाथ में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स। एंगल देखिए कितना है वेलोसिटी और फोर्स के बीच का 90 डिग्री, और वर्क का फॉर्मूला होता है एफ वी कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू जब 90 हो गई तो वैल्यू ही 0 हो जाएगी, तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ये मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, बस बता देता हूँ आपको। ये कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है लाइक दिस वन, ट्विन, ठीक है, ये आपका एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, और सारी कहानी वही है, एक बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है, m मास की एक बॉडी है जो कि u वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है ना, u वेलोसिटी होगी इसकी, ऑब्वियस सी बात है, इसका डिस्टेंस r दिया हुआ है, रेंज जिसको बोलते हैं, हाइट h दिया हुआ है, ये सब कुछ दी हुई है, सारी कहानी वैसी ही एज इट इज़ है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द पावर along x along x एक्सिस, दो पार्ट है, तो कह रहा है along x एक्सिस और दूसरा है along y एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस के along पावर निकालिए और y एक्सिस के along पावर निकालिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस, इतना समझ आ रहा है। इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, एक ही फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स है नीचे लगने वाला फोर्स जो कि है आपका mg, हर पॉइंट पे तो यही लगेगा ना, नीचे की तरफ ही mg। आप समझ रहे मेरी बात, कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, अच्छा ये तो आपको पता ना एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी कितनी होती है, तो एक तो आपने अगर प्रोजेक्टाइल मोशन आपको याद हो, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होती है हमेशा कांस्टेंट होती है, याद रहा है, यू एक्स या वी एक्स जो भी कह लीजिए आप, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना होता था आपका यू कॉस थीटा, ठीक है ना, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होती थी किसी भी टाइम पे, याद रहा आपको, उसका एक जनरल फॉर्मूला होता था यू साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है ना, सो यू साइन थीटा माइनस जी टी, ये था। तो क्वेश्चन यही है कि पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग निकालिए, तो देखिए तो फॉर वर्क सॉरी पावर कितना हो जाएगा आपका एफ वी कॉस थीटा, एफ कितना होगा ऑब्वियस सी बात है, देखिए ये है आपका फोर्स, ठीक है, एक्स एक्सिस तो यही है ना, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट तो यही है, एंगल कितना बन रहा है साम समझिएगा 90 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। वाई एक्सिस के अलॉन्ग बात करते हैं, तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना हो जाएगा, एफ की वैल्यू कितनी है आपकी एम जी ही है, चलिए वाई एक्सिस क्या है, बिल्कुल ऐसे ही तो है, एम जी हो गया, वी वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी इतना ही है, तो ये हो जाएगा आपका यू साइन थीटा माइनस, यहाँ माइनस है ना आपका माइनस जी टी, ठीक है, ये तो हो गया फोर्स, हाँ सॉरी वेलोसिटी, ये हो गया फोर्स इनटू कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस है तो ऊपर जा रहा है, और फोर्स जो है वो नीचे लग रहा है, तो एंगल कितना है 180 डिग्री, यानी कि माइनस हो जाएगा, तो बस यही आपकी पी की वैल्यू हो जाएगी, आप इसको मतलब सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो आएगा यही आपका आंसर है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो ये इतनी चीजें थी वर्क पावर एनर्जी से रिलेटेड। एक दो छोटे छोटे टॉपिक और है, लेकिन उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, वो है आपका इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम एक तो हम पढ़ते हैं मतलब प्रीवियस पार्ट में कि जो नेट फोर्स होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, तो वो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इक्विलिब्रियम का एक्चुअल मीनिंग क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं, तो और उससे रिलेटेड और एक बड़ा फेमस सा क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, चेन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो कि इन्हीं सारी थ्योरीज पे डिपेंड करते हैं, तो आगे हम उस पार्ट में इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट अगर आप यहाँ तक की चीज़ें अगर आपने समझ ली है पार्ट 1, 2 और 3, तो आप ये मान के चलिए कि आपने 70% वर्क पावर एनर्जी की थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। एक दो पार्ट और बचते हैं तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है।